नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। किसान कानून पर रार जारी है। जहां 27 सितंबर को संसद में पारित हुए 3 किसान कानून, इसके खिलाफ 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार का 18 महीने तक कानून रोकने का प्रस्ताव है। कानूनों को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया कुछ यहाँ पर अलग है। संसद में पारित कानून रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं। गजट नोटिफिकेशन के बाद ये कानून लागू हो जाते हैं और इसके बाद संसद ही ले सकती है इसे वापस। संविधान में कानून रोकने का कोई प्रावधान नहीं है और एक केंद्रीय मंत्री ने विकल्प बताया है। रद्द किया जा सकता है गजट नोटिफिकेशन, इसके लिए जारी होगा एक और गजट नोटिफिकेशन। तो रार लगातार कृषि कानून पर जारी है। जिस तरह से वार्ता और बैठकों का दौर भी चल रहा है। 27 सितंबर से ये शुरुआत हो चुकी थी, जब लगातार विरोध किया जा रहा था। संसद में पारित हुए 3 किसान कानून 27 सितंबर को लागू कानून बना और इसके खिलाफ 2 महीने से किसान आंदोलन भी चल रहा है। सरकार का 18 महीने तक कानून रोकने का प्रस्ताव है। कानूनों को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया कुछ अलग है। संसद में पारित कानून रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं। गजट नोटिफिकेशन के बाद ये कानून लागू हो जाते हैं और इसके बाद संसद ही इसे वापस ले सकती है। संविधान में कानून रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री ने इसे लेकर विकल्प बताया और उन्होंने कहा कि रद्द किया जा सकता है गजट नोटिफिकेशन और इसके लिए एक और गजट नोटिफिकेशन जारी होगा जो गजट नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो एक ये विकल्प, ये रास्ता माना जा रहा है इसे लेकर कि हम इस कानून को रद्द कर सकते हैं, क्योंकि संसद में ही जो अब तक के नियम है और कानून के हिसाब से संसद में ही इसे रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी एक विकल्प यहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया। अपने माता पिता के नक्शे कदम पर राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं से नजदीकी बढ़ाएंगे राहुल। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राहुल का रुख साफ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आक्रामक तेवर में राहुल दिखेंगे। अपने माता पिता को फॉलो करेंगे राहुल गांधी। जल्द राहुल का आवाज खुल सकता है नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए। देश भर में गत कुछ सालों में कांग्रेस परफॉर्मेंस पुअर रही है। अब इससे निपटने के लिए राहुल खुद अब स्टेप उठाएंगे। राहुल गांधी अब नियमित तौर पर नेताओं कार्यकर्ताओं से कायम करते दिखेंगे संवाद, जो अब तक थोड़ा सा कम जरूर नजर आता था। साधारण कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए दिन का समय यहाँ पर तय किया जाएगा, यानी कि समय भी तय कर दिया जाएगा जहां वो साधारण कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर बातचीत कर सकेंगे। और ऐसा माना जा रहा है माता पिता के ही नक्शे कदम पर राहुल गांधी चलेंगे। कार्यकर्ताओं से नजदीकी बढ़ाएंगे राहुल गांधी। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हालांकि राहुल का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आक्रामक तेवर में राहुल गांधी नजर आएंगे। अपने माता पिता को फॉलो करेंगे राहुल गांधी। जल्द राहुल का आवाज खुल सकता है नेताओं के लिए कार्यकर्ताओं के लिए। देश भर में गत कुछ सालों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस जरूर पुअर रही है। अब इससे निपटने के लिए ही राहुल खुद स्टेप उठाएंगे। राहुल गांधी अब नियमित तौर पर नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करते हुए नजर आएंगे। साधारण कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए दिन का समय भी तय किया जाएगा। बागियों पर कांग्रेस का नरम रुख, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अपनाया है नरम रुख। बागियों को लेकर माफ करो और आगे बढ़ो की रणनीति पर कांग्रेस है। कई जगह पार्टी ने बागियों को मैदान में उतरने के चलते किसी को सिंबल नहीं दिया था और तर्क दिया गया कि जो जीतेगा वही देगा कांग्रेस का साथ। प्रदेश कांग्रेस जल्द अनुशासन समिति गठित करेगी। पिछले चुनावों में बागियों पर कार्रवाई की बात भी उठी थी, लेकिन कार्रवाई की पार्टी की कोई सूची भी अब तक सामने नहीं आई है कि ऐसे बागियों के ऊपर कोई कार्रवाई यहाँ पर की गई हो। तो बागियों पर कांग्रेस का नरम रुख साफ नजर आ रहा है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर नरम रुख अपनाया है कांग्रेस ने। बागियों को लेकर माफ करो और आगे बढ़ो की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है और कई जगह पार्टी ने बागियों को मैदान में उतरने के चलते किसी को सिंबल ही नहीं दिया है। तर्क दिया गया कि जो जीतेगा वही देगा कांग्रेस का साथ। प्रदेश कांग्रेस जल्द अनुशासन समिति भी इसे लेकर गठित करेगी। पिछले चुनावों में बागियों पर कार्रवाई की बात भी उठी थी, लेकिन कार्रवाई की पार्टी की कोई सूची भी अब तक सामने नहीं आई है कि इन पर कोई कार्रवाई की गई हो। अब सियासी गपशप भी देख लेते हैं। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव और कांग्रेस नेताओं की साख। चूरू जिले के कद्दावर नेता विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, कृष्णा पुनिया, पूसाराम गोदारा जाट वर्ग के बीच इनकी पहचान है और इस वर्ग के निर्णायक है। सुजानगढ़ में सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा, राजकुमार रिणवा का ब्राह्मण वर्ग के बीच भी प्रभाव काफी है। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया और भंवरलाल पुजारी की साख भी यहाँ दांव पर है। सुजानगढ़ के प्रभारी के नाते मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंगलाराम गोदारा, डूंगर राम गेदर और नौरंग वर्मा की साख भी इससे जुड़ी हुई है। बीकानेर डिवीजन के बड़े जाट नेता रामेश्वर ड्यूडी की भूमिका भी इसमें कम नहीं आती है। तो सियासी गपशप जरूर है ये, लेकिन इस पर नजर भी डालना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव और कांग्रेस नेताओं की साख का यह सवाल है। चूरू जिले के कद्दावर नेता विधायक हैं नरेंद्र बुढ़ानिया, कृष्णा पुनिया, पूसाराम गोदारा, जाट वर्ग के बीच इनकी पहचान है। एक वर्ग निर्णायक है। वहीं सुजानगढ़ में सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा, राजकुमार रिणवा का ब्राह्मण वर्ग के बीच में काफी प्रभाव है।
कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया और भंवरलाल पुजारी की साख दांव पर है। सुजानगढ़ के प्रभारी के नाते मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंगलाराम गोतारा, डूंगरराम गेदर और नौरंग वर्मा की भी साख इससे जुड़ी हुई है। इधर बीकानेर डिवीजन के बड़े जाट नेता है रामेश्वर डूडी, जिनकी भूमिका भी कम नहीं आंकी जा सकती। कांग्रेस की 3 नेत्रियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। खुद को बेहतर से बेहतर साबित करने की यह प्रतिस्पर्धा है। विचार नहीं मिलने के बाद भी तीनों नेता आपस में मंच साझा करती हैं। एक महिला नेताजी के पास है पूरे प्रदेश का दायित्व, एक महिला नेताजी के पास है सिर्फ शहरी क्षेत्र का दायरा, तो तीसरी महिला नेताजी के पास आधे शहर का दायित्व है। तीनों महिला कांग्रेस नेताओं की अपनी अपनी टीम है। ऊपर तक जा चुकी तीनों महिला कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान तो है, लेकिन कहीं न कहीं एक मंच भी साझा करती हैं और तीनों ही नेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रतिस्पर्धा खुद को बेहतर से बेहतर साबित करने की। हालांकि तीनों के विचार नहीं मिलते, लेकिन इसके बावजूद भी आपस में ये मंच साझा करती हैं। अब तीनों महिला के बारे में बता दें, ये महिला नेत्रियां, एक महिला नेताजी के पास पूरे प्रदेश का दायित्व है, एक महिला नेताजी के पास सिर्फ शहरी क्षेत्र का दायरा है, तो तीसरी महिला नेताजी जो है उनके पास आधे शहर का दायित्व है। तीनों महिला कांग्रेस नेताओं की अपनी अपनी टीम भी है और ऊपर तक इन तीनों महिला कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान भी जा चुकी है। गहलोत खेमे में नाराजगी है। पीसीसी पुनर्गठन के तौर तरीके से नाराजगी है। गहलोत खेमे में सचिन पायलट कैंप को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिए जाने से नाराजगी है। इस सारे घटनाक्रम पर गहलोत कैंप से जुड़े एक सूत्र ने सवाल भी उठाए हैं और कहा कि 6 साल पहले जब पायलट ने बनाई थी अपनी कार्यकारिणी, तो गहलोत ने अपनी तरफ से नहीं दिया था कोई भी नाम और इस तरह पायलट को मिली थी अपनी पीसीसी बनाने की पूरी छूट। लेकिन डोटासरा के पीसीसी चीफ बनने पर दिल्ली वालों ने बदल दी है परंपरा और डोटासरा को नहीं मिला अपनी पीसीसी बनाने में पूरा फ्री हैंड। और अजय माकन ने बकायदा जुड़वाए पायलट कैंप के 11 लोगों के नाम। शायद पायलट को एकजुट रखने के इरादे से ये नाम जुड़वाए गए हों, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में पीसीसी एवं डोटासरा की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का हनन हुआ है। पायलट कैंप को साथ लेकर चलने की महत्वाकांक्षा में यह हनन हुआ है। अब इस बारे में गहलोत कैंप ने केसी वेणुगोपाल से बकायदा अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। दूसरी ओर बाड़ेबंदी वाले गहलोत समर्थक 102 विधायकों के मन में भी अब थोड़ी टीस है। अब इस घटनाक्रम के चलते कांग्रेसी क्षेत्रों में एक जिज्ञासा भी उठी है, क्या राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में भी यही सब कुछ होगा? जहां तक कि गहलोत कैंप का सवाल, वो तो नहीं है किसी एक भी बागी विधायक को बोर्ड चेयरमैन या मंत्री बनाने के पक्ष में, लेकिन आला कमान ने बाकायदा कर रखा है पायलट कैंप से वायदा। पायलट कैंप के कम से कम 4 लोगों को बोर्ड चेयरमैन या दूसरा महत्वपूर्ण पद देने, कम से कम 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का वादा किया और इसलिए आने वाले कुछ दिन कांग्रेस आला कमान के लिए दुविधापूर्ण होंगे और ऐसे में आंतरिक मतभेदों से घिरी गहलोत सरकार कैसे करेगी? 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्षों के हमलों का सामना ये भी बेहद अहम रहेगा। तो कहीं ना कहीं नाराजगी गहलोत खेमे में जरूर देखी जा रही है और उसकी वजह यही है कि जो पीसीसी कार्यकारिणी यहाँ पर बनी है, जो पहली सूची सामने आई है, उसमें जो दखल अंदाजी रही है, उसको लेकर ये नाराजगी देखने को मिल रही है। सचिन पायलट कैंप को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिए जाने से नाराजगी और सारे घटनाक्रम पर गहलोत कैंप से जुड़े एक सूत्र ने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा है कि 6 साल पहले जब पायलट ने अपनी कार्यकारिणी बनाई थी तो गहलोत ने अपनी तरफ से कोई भी नाम नहीं दिया था और इस तरह पायलट को अपनी पीसीसी बनाने की पूरी छूट थी। लेकिन डोटासरा के पीसीसी चीफ बनने पर दिल्ली वालों ने ये परंपरा ही बदल दी है और डोटासरा को नहीं मिला अपनी पीसीसी बनाने में पूरा फ्री हैंड और अजय माकन ने बाकायदा जुड़वाए पायलट कैंप के 11 लोगों के नाम। शायद पायलट को एकजुट रखने के इरादे से ये नाम जुड़वाए गए होंगे, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में पीसीसी एवं डोटासरा की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का हनन हुआ है। पायलट कैंप को साथ लेकर चलने की महत्वाकांक्षा में यह हनन हुआ है, ऐसा गहलोत कैंप के लोग मानते हैं। अब इस बारे में गहलोत कैंप ने केसी वेणुगोपाल से बाकायदा अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। दूसरी ओर बाड़ेबंदी वाले गहलोत समर्थक 102 विधायकों के मन में भी अब थोड़ी टीस आ चुकी है। इस घटनाक्रम के चलते कांग्रेसी क्षेत्रों में भी एक अहम जिज्ञासा है, क्या राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार में भी यही सब कुछ होगा जो कार्यकारिणी बनाने के दौरान किया गया है? जहां तक गहलोत कैंप का सवाल है, वो तो नहीं है किसी भी एक भी बागी विधायक को बोर्ड चेयरमैन या मंत्री बनाने के पक्ष में, लेकिन आला कमान ने बाकायदा पायलट कैंप से वादा कर रखा है पायलट कैंप के कम से कम 4 लोगों को बोर्ड चेयरमैन या दूसरा महत्वपूर्ण पद देने और कम से कम 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का ये आला कमान ने वादा किया और इसलिए आने वाले कुछ दिन कांग्रेस आला कमान के लिए दुविधापूर्ण होंगे और ऐसे में आंतरिक मतभेदों से घिरी गहलोत सरकार कैसे करेगी 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष के हमलों का सामना, ये बेहद है। लखनऊ में बीजेपी का बूथ सम्मेलन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत कर रहे हैं इस बूथ सम्मेलन में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित कर रहे हैं इस बूथ सम्मेलन को। देश के अंदर
केंद्र में और राज्य में जिस पार्टी की सरकार, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बूथ अध्यक्षों के साथ ये संवाद, यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं के इस ओज और तेज के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपने शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि कोरोना के दौरान मैंने जब वर्चुअली संवाद किया था तो मैंने देखा था लॉकडाउन प्रारंभ होने के एक सप्ताह के अंदर ही हम लोगों ने वर्चुअली संवाद किया था कार्यकर्ताओं के साथ, और अधिकतर कार्यकर्ता वर्चुअली संवाद में मेरे साथ जुड़े थे। अब उस समय उनकी तड़प देख रही थी कि लॉकडाउन हो गया, क्या हो गया। हमने कहा देखिए पार्टी एक कार्यक्रम दे रही है और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लॉकडाउन के दौरान सभी गतिविधियां बंद रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को, संगठन को सेवा के पर्याय के रूप में आगे बढ़ाना है। और जिस मजबूती के साथ आप लोगों ने उस दौरान जनता की सेवा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का, अपने प्रदेश के प्रभारी जी, प्रदेश के सह प्रभारी जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके इस अभियान के लिए कि एक जो बूथ प्रदेश के अंदर हैं, उन सब में आज के दिन पर कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की खेल। हमारा दायित्व है कि शासन, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए उन लोगों को अपने साथ जोड़ना और उनको बार बार इन बातों का एहसास करा देना। अगर हम करा पाएंगे तो वह हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण की और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जुड़ने में कोई देर नहीं करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीडब्ल्यूसी बैठक से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है मई में हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। 5 राज्यों में चुनाव के चलते देरी हुई है। 29 मई को आयोजित होगा एआईसीसी सत्र। तो अहम जानकारी सीडब्ल्यूसी बैठक से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 5 राज्यों में चुनाव के चलते ये देरी हुई है। 29 मई को आयोजित होगा एआईसीसी का सत्र और माना यही जा रहा है कि मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक हुई है। बैठक से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट है, जहां जानकार सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर मिल रही है, जहां मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 5 राज्यों में चुनाव के चलते देरी हुई है। 29 मई को आयोजित होगा एआईसीसी का सत्र। तो एआईसीसी सत्र 29 मई को आयोजित होगा और मई में ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना भी यहाँ पर तय है। और चलिए न्यूज एडिटर अदिति नागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, 5 राज्यों में चुनाव को चलते देरी वजह बताई जा रही है और माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव मई में होगा। बिल्कुल सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और अदिति, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, वापस आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी बैठक से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट है, जहां मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 29 मई को आयोजित होगा एआईसीसी सत्र और 5 राज्यों में चुनाव के चलते ही इसमें देरी हुई है, लेकिन मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर। चलिए अदिति एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, पूरी जानकारी चाहेंगे इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए बैठक जब शुरू हुई तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और सबसे पहले उन्होंने एड्रेस किया तमाम लोगों को कि कांग्रेस की किस तरह से दिशा रहेगी, तमाम चीजें रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि चुनाव होने हैं और 29 मई की तारीख जो है वो सामने आई है। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि 29 मई को अधिवेशन होगा और उससे पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया चुनाव पूरा कंडक्ट किया जाएगा। तो करीबन 1.5-2 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है इस पूरे चुनाव में। जो ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक के चुनाव होता है, फिर चयन किया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का
जब ताजपोशी होगी, जो अधिवेशन में जब होगा तब राजस्थान में हो। लेकिन आपको बता दें सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। केसी वेणुगोपाल भी, क्योंकि संगठन मंत्री हैं, वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो इस बैठक में मौजूद है। तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। वो इस बैठक के खत्म होने के बाद जयपुर रवाना होंगे और अशोक गहलोत के साथ केरला जाएंगे। लेकिन आपको बता दें सीडब्ल्यूसी की इस महत्वपूर्ण बैठक में जिस बात का सबको इंतजार था, देश के न सिर्फ कांग्रेस के लोगों को बल्कि दूसरी पार्टी के लोग भी बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि चुनाव कैसे होगा, कब होगा और क्या राहुल गांधी ताजपोशी के लिए तैयार हैं। तो अब ये साफ है कि 29 मई को जो लगभग अभी तारीख सूत्रों के हवाले से आ रही है, तब राहुल गांधी की उस दिन ताजपोशी होगी अधिवेशन में और उससे पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी। लेकिन पता है इस पूरे बैठक का मुख्य उद्देश्य जाहिर तौर पे इस चुनाव को लेकर ही था। लेकिन कपिल सिब्बल का हाल ही में एक बार फिर से इस तरह का बयान आना, आपसी खिंचान एक बार फिर समझ आना, G23 को माना जा रहा था कि डिसमेंटल कर दिया गया है, वो लग रहा है कि अभी डिसमेंटल नहीं हुई। और इसके अलावा आगे की रणनीति सदन में क्या होगी, क्योंकि 29 तारीख से देश में बजट सेशन होगा, तो कांग्रेस किस तरीके से सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि हाल ही के दिनों में बहुत बार विपक्ष ने मांग करी थी कि सेशन बुलाया जाए, चाहे फिर कानून को रद्द किया जाए या तमाम और मसलों पर बातचीत हो, तो उसमें अर्नब गोस्वामी का मुद्दा हो या तमाम और मुद्दे हो, उस पर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, उस पर भी जाहिर तौर पर। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मई में चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर होना है, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है। चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ में बीजेपी का बूथ सम्मेलन है और उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला, उसे राजनीति के दृष्टि से अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जरा ऊपर लेह लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक और इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप नजर दौड़ा के हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही लेके जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनता है। आगे जिला आबकारी अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। मधुसूदन सैनी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में रिश्वतखोर है जिला आबकारी अधिकारी को गिरफ्त में लिया गया। मधुसूदन सैनी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर एसीबी कार्रवाई प्रकरण में ये गिरफ्तारी हुई है। मधुसूदन सैनी को एसीबी ने गिरफ्त में लिया है। तो रिश्वतखोर लगातार गिरफ्त में आ रहे एसीबी के, जिस तरह से एसीबी कार्रवाई कर रही है। सवाई माधोपुर एसीबी कार्रवाई प्रकरण में ये गिरफ्तारी हुई है। सवाई माधोपुर एसीबी कार्रवाई प्रकरण में ये गिरफ्तार किया गया। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन ने इसे लेकर पुष्टि की है, इस कार्रवाई को लेकर पुष्टि की है। जिला आबकारी अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त अहम खबर है, मधुसूदन सैनी को एसीबी ने गिरफ्त में लिया है। सवाई माधोपुर एसीबी कार्रवाई प्रकरण में ये गिरफ्तारी हुई है और इसे लेकर एसीबी एडीजी दिनेश एमएन ने भी पुष्टि की है इस कार्रवाई को लेकर। तो सवाई माधोपुर एसीबी कार्रवाई प्रकरण में ये गिरफ्तारी हुई है। संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, सवाई माधोपुर एसीबी प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है, जानकारी चाहेंगे आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल, सवाई माधोपुर में आपको बता दूं तकरीबन 1 माह पहले एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। एसीबी के ही एक एडिशनल एसपी भैरूलाल मीणा और जो भैरूलाल मीणा को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसी के साथ जो आरटीओ का एक अधिकारी था उसे भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। तो दोनों को एसीबी ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेते और देते गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस पूरे प्रकरण के अंदर जो मधुसूदन सैनी है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, उसकी भी भूमिका संदिग्ध थी। तो एसीबी ने उससे पूछताछ करके आज उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बात की पुष्टि
एडीजी दिनेश एमएन और डीजी एसीबी बीएल सोनी ने इस चीज की पुष्टि कर दी है। फिलहाल एसीबी मुख्यालय में जो आरोपी है इससे पूछताछ की जा रही है और इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो मासिक बंदी का खेल है ये किन किन लोगों को जाता था क्योंकि अभी तक फिलहाल इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 के अलावा अभी कई ऐसे नाम है वो उनसे एसीबी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल ये आज की बड़ी खबर है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जो सवाई माधोपुर के हैं मधुसूदन सैनी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। श्वेता, चलिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूछताछ जारी है, एसीबी पूछताछ कर रही ताकि और भी अहम खुलासे हो सके, जानकारी मिल सके कि आखिर कौन कौन और लोग हैं जो संलिप्त है इसमें, जिनके पास ये मासिक बंदी पहुंचती थी। और एक बड़ा खेल कह सकते हैं जारी था जिस पर एसीबी अब लगाम लगाने जा रही है, कार्रवाई जारी है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ी है। कल शाम RIMS अस्पताल में भर्ती हुए हैं लालू प्रसाद यादव। निमोनिया, सांस लेने में उन्हें तकलीफ है। यादव से मिलने अस्पताल पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। लालू प्रसाद यादव की हालत डॉक्टर स्थिर बता रहे हैं। डॉक्टरों को कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट का भी इंतजार है। तो अचानक ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार को बिगड़ गई। कल शाम RIMS अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है जहां उनका इलाज जारी है। लालू प्रसाद यादव को निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ थी। यादव से मिलने अस्पताल भी पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। हालत स्थिर बता रहे डॉक्टर लालू प्रसाद यादव की। वही डॉक्टरों को कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट का भी इंतजार है। जयपुर में आयकर छापेमारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 3 कारोबारी समूहों पर आयकर ने छापे मारे थे। छापेमारी में 1400 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बरामद हुई है। 2 रियल एस्टेट कारोबारी और एक जौहरी की यहां ये कार्रवाई हुई है। जौहरी के घर आयकर विभाग को एक गुफा भी मिली है। इसमें 15 बोरे आर्ट ज्वेलरी, एंटीक सामान और लेनदेन संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जौहरी के यहाँ 525 करोड़ रुपए के अघोषित लेनदेन का पता भी चला है। एक रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ से 650 करोड़ का अघोषित लेनदेन बरामद हुआ है। दूसरे कारोबारी से करीब 133 करोड़ रुपए का अघोषित लेनदेन मिला है। तो दूसरे कारोबारी ने बही खातों में दिखाया कि सिर्फ 1 लाख रुपए। प्रदेश में इतनी अघोषित संपत्ति मिलने का संभवतः ये पहला केस है जिसमें इतनी अघोषित संपत्ति मिली है। करोड़ों की ये संपत्ति है और अपने अपने तर्क जरूर यहाँ पर इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन अहम कार्रवाई जो की गई है उस पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। चिकित्सा महकमे को अब 3900 करोड़ की उम्मीद है। NHM योजनाओं के बजट आवंटन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। केंद्र की आपत्ति के बाद संशोधित बजट प्रस्ताव यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में 2020-21 की PIP को लेकर मंथन भी हुआ। राजस्थान से 4600 करोड़ के प्रस्ताव पर मंथन हुआ था और इस मंथन के बाद आई आपत्तियों पर कुछ प्रस्तावों में कटौती भी की गई। अब केंद्र को भेजा जाएगा 3900 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव। बंगाल में चेहरा पेश नहीं करेगी भाजपा। अहम जानकारी, बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कोई चेहरा पेश नहीं करेगी। चुनाव के बाद भाजपा के चुने विधायकों की बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। पार्टी बच रही राज्य के नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ने से। पीएम मोदी, अमित शाह, अध्यक्ष JP नड्डा के चेहरे पर ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा जाएगा और कहना यही कि जब जीत जाएंगे तो जो विधायक जीते हुए हैं वो जिसे अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे वही चेहरा होगा। पहले से किसी चेहरे पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार नेताजी की जयंती मना रही। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अहम कार्यक्रम है। बंगाल और असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। असम के शिवसागर में किसानों को जमीन के पट्टे भी दिए जाएंगे। 1,06,000 किसानों को जमीन के पट्टे देंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कार्यक्रम पूरी तरह से तय है। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।